Yes. So today we are discussing about brachial plexus. Okay. So what you know about brachial plexus? क्या है brachial plexus exactly कहाँ होता है? हम्म मैम C1 C2 नहीं C1 C2 मैम 5 ब्रांचेस होती है ब्रेकर प्लेक्सिस की। ब्रांचेस होती है, ठीक है, टर्मिनल ब्रांचेस, राइट। Yes. ठीक है। और और पांच एग्जैक्टली पांच नहीं होती है, बहुत सारी होती है, बट फिर भी ये मान लेते कि आपने ब्रांचेस बोला तो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। उसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में? मैम इसका अपर कोई आइडिया? अपर अपर हाँ, अपर लिम में प्रेजेंट होता है, सही बात है। ठीक है। यस देखो, अपर लिम में भी हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, यस राइट। मैम क्यों 22 इसलिए पता to होना चाहिए 57 क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास T1। आएगा ना, मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी जब बताएगा वो, तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेकियल प्लेक्सस का लीजन हुआ, मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता है। यस मैम मैम C5 C6 C7 हम्म एंड मैम C8 और T1। राइट। देखो, पहली बात तो हम ये पढ़ लेते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस का मतलब क्या होता है। ब्रेकियल का मतलब समझ में आता है ना? ब्रेकियल हमने क्या पढ़ा था? ब्रेकियल यानी कि होती है हमारी आर्म। ठीक है, ये आर्म वाला जो रीजन है हमारा ब्रेकियल रीजन होता है, राइट। प्लेक्सस यानी कि प्लेक्सस यानी कि बहुत सारे एनुअल फंक्शंस होते हैं ना कॉलेजेस में, एनुअल फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहां पर ये मेडिकल कॉलेजेस में नाम देते हैं प्लेक्सस 2024, सुना होगा। तो प्लेक्सस का मतलब भी क्या होता है कि फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से यहाँ पर नर्व आ रही है, और यहाँ पर आपस में मिलके एक ट्रैप बना रही है। ठीक है, एक नेटवर्क बना रही है, या फिर हम हिंदी में कहें तो क्या बोलते हैं उसको, जाल बना रही है। ठीक है। तो प्लेक्सस यानी कि वो सेगमेंट हो गया जहां पर बहुत सारी डिफरेंट जगह से हमारी नर्व्स आई हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नर्व की बात करें। प्लेक्सस हम दूसरी चीज का भी बोल सकते हैं। ठीक है। प्लेक्सस का अगर हम बात करें तो प्योर मीनिंग होता है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क, ये मतलब होता है इसका। तो यार किसका राइटिंग ऑन हो गया? ये विपुन चौधरी। ओके। तो ये होता है आपका प्लेक्सस। ओके, प्लेक्सस का मतलब। तो ब्रेकियल प्लेक्सस मैम जो हम प्लीज रिपीट प्लेक्सिस। मेरी साइड से नेटवर्क इशू आ गया तो थोड़ा। प्लेक्सस का मैं बता रही हूँ, मतलब कि प्लेक्सस का प्योर मीनिंग होता है नेटवर्क। तो ब्रेकियल प्लेक्सस की जब हम बात कर रहे हैं तो मीन्स इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ठीक है, अलग अलग, हम कह सकते हैं कि बहुत सारी नर्व जो है अलग अलग सेगमेंट से आ रही है, और ये एक, यहाँ पे कह सकते हैं हम, नेटवर्क फॉर्म कर रही है। ठीक है, और फिर उससे कुछ ब्रांचेस जो है वो फॉर्म होगी, निकलेगी, और हमारे पूरे अपर लिम्ब को ये सप्लाई करेगी। तो ब्रेकियल प्लेक्सस से आपकी जितनी भी नर्व निकलेंगी, ये सारी की सारी हमारे अपर लिम्ब के मसल्स को सप्लाई करेगी, राइट। मोटर सप्लाई एज वेल एज सेंसरी सप्लाई दोनों देगी, यानी कि आपकी स्किन को भी सप्लाई कर रही है। ठीक है, स्किन ऑफ हैंड, स्किन ऑफ आर्म, फोर आर्म, राइट। तो ब्रेकियल प्लेक्सस से जितनी भी नर्व्स निकलेंगी दे विल सप्लाई, और वी कैन से इट इज द नेटवर्क ऑफ नर्व, एंड द नर्व emerging from this brachial plexus responsible for supplying the muscles as well as skin of the upper limb। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अब दूसरी चीज हमको क्या पढ़ना है, ब्रेकियल प्लेक्सस का हमको पढ़ना कैसे, सबसे पहले तो ये बताते हैं हम। ब्रेकियल प्लेक्सस का लोकेशन देखना है आपको, फॉर्मेशन देखना है, कोर्स देखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है। उसके अलावा आपको इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखनी है। ठीक है। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे ना नीचे, जस्ट ये कैडेवरिक इमेज है, ये सबको दिख रही होगी, तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस है, दिस वन यू कैन सी। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कहाँ फॉर्म हो रहा है ये। कंपोनेंट्स क्या होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के? सबसे पहले होती है रूट, फिर बनता है ट्रंक, फिर होता है डिवीजन, फिर बनती है कॉर्ड, और फिर बनती है ब्रांचेस, RTBCB, है ना। ये पूरे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप बीडी चौरसिया में देखोगे तो वहां पर ये एग्जांपल दिया है, जैसे कि एक ट्री होता है तो उसकी क्या होती है, रूट होती है पहले तो, फिर ट्रंक होता है एक, ठीक है, फिर उसके भी डिविजन होते हैं, राइट।
डिवीजन से भी क्या निकलती हैं, ऐसी ऐसी ब्रांचेस निकलती हैं, राइट। तो ऐसे ही ब्रेकल प्लेक्सस का फॉर्मेशन भी यहाँ बताया हुआ है। बट अगर आपको याद रखना है तो एक ये निमोनिक भी होता है, रैंडी ट्रेविस या फिर रग्बी टीम ड्रिंक्स कोल्ड बियर। जब रग्बी टीम जीत जाती है, ठीक है, सेलिब्रेशन करने जाती है, तो वो क्या ड्रिंक करती, कोल्ड बियर जो है ड्रिंक करती है। रग्बी टीम ड्रिंक्स कोल्ड बियर। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। अगर हम लोकेशन की बात करें ब्रेकल प्लेक्सस की, तो यू कैन सी इट इज प्रेजेंट in the neck also. It is present in the supraclavicular region also, infraclavicular region also, and also it is present in the axilla. मतलब पूरा का पूरा ब्रेकल प्लेक्सस आपके यहाँ से बन रहा है, क्योंकि जितनी भी ये रूट्स निकल रही, कहाँ से निकल रही, नर्व है तो ऑब्वियस सी बात है स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी कहाँ है, सेंटर में, एकदम बीचों बीच है, सेंटर में, राइट। तो यहाँ से आपका ब्रेकल प्लेक्सस स्टार्ट हो रहा है और पूरा यहाँ तक आ रहा है। और आपके पास दो ब्रेकल प्लेक्सस है, एक इस तरफ पे, एक इस तरफ पे। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि दो हाथ है आपके। ओके, वी हैव टू पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब, दैट इज व्हाई वन हियर, तो दोनों को सप्लाई करने के लिए दो ब्रेकल प्लेक्सस चाहिए ना, राइट। तो अगर हम इसको देखें, इसकी लोकेशन की बात करें, तो यू कैन से कि जो ट्रंक्स है, or we can say root and trunks of the brachial plexus are present in the neck. ठीक है, then division and cord present in the axilla, and the final terminal branches are coming in the downward part of the axilla. ये हम इसका डिवीजन बता सकते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पेशेंट को कहीं भी इंजरी हुई तो देयर आर हाई चांसेस कि पेशेंट को ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी भी हो सकती है। किसी ने केस देखा है ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी का कभी भी? नो मैम, बट मेरे क्लिनिक में एक आ रहा है कोई और सीनियर डॉक्टर से हैंड ओवर है वो। बट मैम, ब्रेकियल प्लेक्सिस में क्या आवाज का भी कुछ होता है लाइक? नहीं, देखो, ये जो नर्व्स है ना, कोई सी भी, ये कहीं भी हमारे लैरिंग्स या फिर लैरिंजल मसल्स इनको जाके सप्लाई नहीं करनी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उनका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी या फिर साइट ऑफ इंजरी ये रहा हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, हम्म। नेक, ओके, यानी कि सेंटर ऑफ सेंट्रल रहा हो उनका इंजर्ड पार्ट, तो साथ साथ में यहाँ पर भी इंजरी हुई और साथ साथ में ब्रेकल प्लेक्सस की जो नर्व थी या फिर रूट रग या डिवीजन कॉर्ड था, वहां पर भी इंजरी हुई। दैट इज वाई ये दोनों चीज साथ में आपको देखने को मिल रही है। बाकी अगर सिर्फ प्योरली ब्रेकल प्लेक्सस इंजर होता है तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि वॉइस जो है पेशेंट की अफेक्टेड देखने को मिलेगी। ओके मैम। क्या है उनका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, आप जिन पेशेंट की बात कर रहे हो? मैम, आपने एक्सीडेंट हुआ था उनका। एक्सीडेंट हुआ था, वेरी गुड। और उसके अलावा, मतलब एक्सीडेंट हुआ था तो कौन सा पार्ट इंजर्ड हुआ था, यहाँ पर कहीं पर या फिर यहाँ पर कहीं पर? मैम, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, मतलब उनका पूरा नेक ही पीछे से अफेक्टेड है, जिनकी उनकी वॉइस भी नहीं हाँ, है। समझ जाओ फिर, मतलब कि उनका ये वाला पोर्शन जो है ये इन्वॉल्व हो गया है। ब्रेकल प्लेक्सस की रूट और नर्व भी आई है, आपका पूरा जो वोकल कॉर्ड लैरिंग्स वगैरह है वो भी आई है। ठीक है, हो यस। सकता है कि जो दूसरी नर्व है जो मेनली हमारे बल्बर मसल्स को सप्लाई कर रही है, क्रेनियल नर्व, हो सकता है वो भी डैमेज हो सकती है। ठीक है, इस वजह से उनको ये वॉइस वाली जो स्पीच वाली जो प्रॉब्लम आ रही है वो हुई है। ठीक है, बट अगर ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी होती है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको वॉइस ये इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले। इट इज प्योरली मोटर एंड सेंसरी। ठीक है, इसमें आपका ये स्पीच का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो लोकेशन समझ में आई, इट इज प्रेजेंट इन दी रूट ऑफ द नेक प्लस सुपर क्लैविकुलर एंड इंफ्रा क्लैविकुलर रीजन यहाँ पर, एंड देन इट इज गोइंग डाउन इनटू द एक्सिला एंड इनटू द आर्म। ठीक है, जब यहाँ पर हम आर्म की बात करेंगे तो फाइनली यहाँ पर तो टर्मिनल ब्रांचेस आ जाएंगे आपकी, जैसे कि एक्सिलरी नर्व होती है, मीडियन नर्व होती है, अल्नर नर्व होती है, वो सारी यहाँ पर आकर बन जाएगी और आगे ट्रैवल करेगी। ओके मैम। ठीक है, चलो। सबसे पहली बात तो ये कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि हम बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रल रेमाई ऑफ C4, C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, तो व्हाट इज दिस C7, C8? क्या है ये? हम क्या मैम, वर्टिब्रल की बात कर रहे हैं या फिर किस चीज की बात? देखो, मैम नर्व की बात कर रहे हैं, एवरीवन, चल रहा है। हाँ, कौन सी नाव की बात कर रहे हैं? मैम, इसमें मीडियम। स्पाइनल नाव की, मीडियन नाव कहाँ हाँ से आ हाँ, गई? स्पाइनल। स्पाइनल नर्व की, हाँ स्पाइनल से। देखो, सबको आंसर करना है। ये देखो, ब्रेकल प्लेक्सस में चाहूँ तो जो हमने फर्स्ट में पढ़ा है हम वैसा भी पढ़ सकते हैं, सिंपली पढ़ के छोड़ सकते हैं।
बट मैं चाहती हूँ कि आपको पूरा कहाँ से बन रहा है पूरा इसका कंसेप्ट समझ में आए। तो देखो यस मैम। फर्स्ट ईयर में हम सब पढ़ते हैं कि ब्रेकल प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रल रेमाई ऑफ C5 to T1 नर्व, स्पाइनल नर्व, यस मैम। राइट। तो व्हाट इज वेंट्रल रेमाई, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज वेंट्रल रेमाई। अब जिसने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ा होगा उसको पता होगा, और अगर मुझसे पढ़ा होगा तो और अच्छे से पता होगा। चलो कौन बताएगा वेंट्रल रेमाई क्या होता है, या फिर कुछ भी होता है। और इवन मैं आपको एक और क्लू देती हूँ, हमारे बॉडी में जितने भी प्लेक्सस बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल रेमाई से ही बनते हैं। एक वेंट्रल रेमाई होती है और एक पोस्टीरियर रेमाई होती है। पोस्टीरियर रेमाई नॉट टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्सस। बॉडी में कितने प्लेक्सस है आपके पास, एक तो हो गया ब्रेकल प्लेक्सस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है लोअर लिम्ब की जब हम बात करेंगे तो लंबर प्लेक्सस, सेक्रल प्लेक्सस, और एक हमारा कॉक्सिजल प्लेक्सस भी होता है। ये सब हमारी लोअर लिम्ब की मसल को सप्लाई करेगा, लंबर प्लेक्सस, सेक्रल प्लेक्सस एंड कॉक्सिजल प्लेक्सस, ठीक है। बट हमारा ये जो ब्रेकल प्लेक्सस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको इंजुरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कि आप जैसे देखोगे ना कि एक्सीडेंट हुआ कुछ भी हुआ तो ये पार्ट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, और तो और हमारा ये ब्रेकल प्लेक्सस यहाँ पर बहुत सुपरफिशियल भी है, जस्ट मसल के नीचे। लोअर लिम्ब में या फिर जो हमारा लंबर प्लेक्सस सेक्रल प्लेक्सस इसलिए इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि हमारा पेल्विक पूरा जो रिंग बन रहा है इसके अंदर होता है। ऊपर से हमारी जो ये मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल्स हैं, उनसे कवर्ड रहता है। तो वहां पर इंजरी के इतने ज्यादा चांसेस नहीं होते, क्लिनिकल पॉइंट ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर ज्यादा इंजरी देखने को मिलती है। हाँ, तो वेंट्रल रेमाय क्या होता है उसके लिए पहले आपको स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर समझना होगा। यानी कि मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ये बात चाह रही थी कि ये जो हमारा ब्रेकल प्लेक्सस बन रहा है, ये देखो आपकी ये C5, 1 सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपकी C5 आ रही है निकल के, ये आ रही है C6, ये आ रही होगी C7, ये हमारी C8, और ये आ रही है हमारी T1, ठीक है। बट मैं ये पूछ रही हूँ कि ये हमको चीजें आती हुई दिख रही कि हमारी स्पाइनल नर्व आ रही है, वेंट्रल रेमाई ऑफ C5 to T1 यहाँ पर आते हुए निकल रही है। बट इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये भी कैसे बनी, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हाउ इट इज फॉर्म एंड हाउ इट इज कमिंग आउटसाइड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, स्पाइनल नर्व है तो स्पाइनल कॉर्ड से ही बाहर निकली होगी। उसके लिए हम जल्दी से क्विकली हमारा स्ट्रक्चर देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का फटाफट, कि क्या होता है वेंट्रल रेमाई और क्या होता है डॉर्सल रेमाई। तो ये है आपकी सेंट्रल कैनाल जो कि होती है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। थोड़ा सा ये एच शेप्ड होता है, ग्रे मैटर, बटरफ्लाई शेप इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा होता है कौन सा हॉर्न, पता है किसी को, डॉर्सल हॉर्न या पोस्टीरियर हॉर्न, ये दोनों होते हैं, डॉर्सल हॉर्न या पोस्टीरियर हॉर्न। और ये क्या होते हैं, एंटीरियर हॉर्न या फिर वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। जितने भी आपके सेंसेशन जा रहे हैं पेरीफेरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, वो सारे के सारे आपके डॉर्सल हॉर्न से अंदर स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं, ठीक है। जितने भी मोटर सिग्नल्स आ रहे हैं मसल को, वो सारे के सारे वेंट्रल हॉर्न से बाहर निकलते हैं। और ये सबके साथ एक जैसा होगा। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, बेल मेजेंडी लॉ भी बोलते हैं, कभी आपने सुना हो तो। बेल मेजेंडी लॉ बोलते हैं इसको, यानी कि डॉर्सल हॉर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑलवेज, एंड वेंट्रल हॉर्न फॉर एग्जीक्यूटिंग मोटर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इतना सिंपल सा यहाँ पर था। अभी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, डॉर्सल हॉर्न से जो नर्व रूट्स अंदर जा रही है, सेंसरी नर्व रूट्स, इनके पहले यहाँ पर एक बड़ी सी स्वेलिंग या बल्जिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और ये सेंसरी नर्व आपकी आ रही होती है यहाँ से पेरिफेरी से, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है। और यहाँ से आपकी मोटर, या फिर हम कह सकते हैं मोटर नर्व जो है वो ऐसे बाहर निकल रही होती है। एक पॉइंट पे दोनों मिल जाते हैं, और ये दोनों मिलके आप देखोगे एक पार्ट आगे जाता है और एक पार्ट पीछे जाता है ऐसे। तो ये जो बड़ी सी आपको दिख रहा है ना पार्ट जो आगे साइड रन कर रहा है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल रेमाय, और इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल रेमाय। तो वेंट्रल रेमाय से ही हमारे सारे क्या बनते हैं, प्लेक्सस फॉर्म होते हैं, डॉर्सल रेमाय से नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात आई तो फिर डॉर्सल रेमाय से होता क्या है, डॉर्सल रेमाय बना ही क्यों जब ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है, डॉर्सल रेमाय जो है बैक साइड पे निकल जाता है, आपकी मसल्स ऑफ द बैक रीजन और स्किन ऑफ द बैक रीजन को सप्लाई करता है,
ठीक है, डॉर्सल रेमा। वेंट्रल रेमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्लेक्सस एंड सप्लाइंग द स्किन एंड मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। अच्छा बताओ किसको ये बात समझ में नहीं आई? अभी हमने स्पाइनल कॉर्ड देखा तो। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। मैंने आज क्लास इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि हम 1 घंटे में पढ़ के तो जल्दी खत्म कर दो। चलो जल्दी। मैम मेरे को समझ नहीं आई। ठीक है, और किसको? स्पाइनल मैम कॉर्ड आपने मुझे भी। चलो, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का तो पूछा करो ना, तुम लोग पूछते नहीं हो, मुझे ही पूछना पड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर अगर हम पहले बनाए ना, तो मैं आपको बताती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड का कभी आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा होगा ऐसे कटा हुआ ऊपर से? ठीक है, तो सबसे बीचों बीच क्या होता है? सेंट्रल कैनाल होती है एक, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस सेंट्रल कैनाल में किसी को पता है क्या रहता है? सीएसएफ रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है। ठीक है, उसके आसपास ग्रे कलर का ऐसा बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। राइट। उसके बाद ये हमने पूरा और स्ट्रक्चर बना दिया स्पाइनल कॉर्ड का। राइट, अब अगर मैं बात करूं, ये आपका हाथ है इधर, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर किसी ने भी आपको पिंच किया, टच किया, तो ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी ना। तो हमारे ये 2 गेट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ये होता है एंटीरियर हॉर्न और ये होता है पोस्टीरियर हॉर्न या डॉर्सल हॉर्न। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड में 2 गेट बने हुए हैं, जैसे हमारे घरों में होते हैं, एक आगे वाला गेट, एक पीछे वाला गेट। ठीक है, तो जितनी भी ये सेंसरी इंफॉर्मेशन आपकी नर्व लेकर जाएंगी, ये सीएनएस के पास या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास, ये इंफॉर्मेशन कहाँ, कौन से गेट से एंटर करेगी? तो इट विल एंटर फ्रॉम दी पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, पीछे वाले गेट से। ओके। राइट, अब आपको किसी ने यहाँ पर टच किया, फिर कुछ भी पिंच किया, तो अगर आपको बहुत ही इरिटेटेड या पेनफुल सेंसेशन लगेगा तो आप क्या करोगे? अपना हाथ जो है हटाने की कोशिश करोगे ना। राइट। तो ये जो मोटर कमांड है ये आपकी मसल के पास कैसे जाएगी या फिर कहाँ से जाएगी? तो ये एंटीरियर हॉर्न है, जो यहाँ से आपकी मोटर नर्व निकलती है हमेशा। ठीक है, तो ये मोटर नर्व जो है एंटीरियर हॉर्न से बाहर निकलेंगी और आकर आपके मसल को सप्लाई करेगी, जो क्या करवाएगा? फ्लेक्शन करवाएगा आपके एल्बो का। ओके, और आप विड्रॉ करोगे, आपके हाथ को दूर की तरह दूर ले जाओगे उस पेनफुल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये तो हमने एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न की बात करी। अभी हम ये पढ़ रहे थे कि वेंट्रल रेमा और स्पाइनल कॉर्ड बना कैसे। और ये जो लॉ अभी मैंने आपको बताया ना कि एंटीरियर साइड से जो है मोटर कमांड जाएगी, पोस्टीरियर साइड से आपकी सेंसरी कमांड्स जो है अंदर जाएगी, तो इस लॉ को हम बोलते हैं बेल मेजेंडी लॉ। यानी कि जो हमारे एनाटॉमिस्ट थे उन्होंने सभी जो है क्रीचर्स जो है, छोटे छोटे हम ह्यूमन हैं, सब में उन्होंने स्टडी करी। उन्होंने बोला कि ये तो सब में सिमिलर है, स्पाइनल कॉर्ड जो है सबकी एक जैसा काम कर रही है। यानी कि डॉर्सल हॉर्न जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को परसीव करने के लिए है, और जो एंटीरियर हॉर्न है वो किसके लिए है? मोटर कमांड्स को भेजने के लिए मसल तक। तो इस लॉ को हमने क्या बोला? ये आप में भी सेम है, रूपल में सेम है, रुजदा में सेम है, कनिका में सेम है, दिपुन में सेम है, सना में सेम है, मुझ में भी सेम है। तो ये एक लॉ हो गया जो एप्लीकेबल है सब पर। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? बेल मेजेंडी लॉ। क्योंकि जो साइंटिस्ट ने, सॉरी, जो एनाटमिस्ट ने ये लॉ को डिस्कवर किया, उन्हीं के नाम पर हमने इसका नाम रख दिया बेल मेजेंडी लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही थी, ये चीज हमको समझ में आ गई। अब मैं आपको बता रही हूँ कि स्पाइनल नर्व बनती कैसे। अगर हम C4 स्पाइनल नर्व की बात करें जो यहाँ से बाहर आ रही है, ठीक है, तो C4 स्पाइनल नर्व कैसे बनी? राइट। तो बहुत सारे से छोटे 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 ऐसे नर्व फाइबर्स होते हैं जो अंदर की तरफ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नर्व फाइबर्स होते हैं जो एंटीरियर हॉर्न से बाहर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सेंसरी रूट्स और इनको हम बोलते हैं वेंट्रल रूट। ठीक है, सेंसरी रूट के बाद एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है जो बल्जिंग जैसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। यानी कि डॉर्सल रूट मिलके एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, गैंग्लिया बना रही है, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, तो ये सब आपस में मिलके एक सिंपल सी यहाँ पर एक क्या बोलते हैं हम, नर्व फॉर्म कर लेते हैं ऐसा। राइट, एक पार्ट जाता है पीछे, 1 सेकेंड, ओके, लाइक दिस।
अभी जो वेंट्रल रूट थी ये बहुत सिंपल है, ये सब मिलके एक छोटी सी एक नर्व बना लेगी यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे वेंट्रल नर्व। ठीक है, ये आगे जाएगा। अब आप देखोगे, एक जब स्पाइनल नर्व की हम बात करेंगे ना, तो एक स्पाइनल नर्व में सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सेंसरी फाइबर भी आके से मिक्स हो रहे हैं और मोटर फाइबर भी आके से मिक्स हो रहे हैं, दैट इज वाई। ठीक है, दैट इज वाई जब हम मीडियन नर्व या अल्नर नर्व की बात करते हैं, मसल को तो सप्लाई करती करती, बट वो स्किन को भी सप्लाई करती है, सम पार्ट ऑफ स्किन को भी सप्लाई करती है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट की कौन सी नर्व जो है एंट्रैप हो रही है। अगर मुझे टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन आएगा लिटिल फिंगर में, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी अल्नर नर्व जो है वो कहीं पर कंप्रेस हो रही है। ठीक है, पेशेंट को अगर थंब में टिंगलिंग नमनेस आएगा, तो हम कह सकते हैं मीडियन नर्व जो है वो कहीं पर कंप्रेस हो रही है। समझे? ये वाली बात है। तो जैसे ही हमारी स्पाइनल नर्व फॉर्म हो रही है ना, तो स्पाइनल नर्व जैसे फॉर्म होती है, तो ये डायरेक्टली फॉर्म नहीं होती, एक छोटी सी यहाँ पर ट्विग पीछे की तरफ जाती है और एक ट्विग आगे की तरफ जाती है। तो ये जो पीछे की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न, सॉरी डॉर्सल रेमाई, और इसको हम बोलते हैं वेंट्रल रेमाई। और आपके जितने भी प्लेक्सस बन रहे हैं वेंट्रल रेमाई से ही बनते हैं। ऐसा हर लेवल ऑफ स्पाइनल सेगमेंट पे आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसे। और फिर दिस फॉर्म्स प्लेक्सस, और यही प्लेक्सस हमको ये यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। बाहर कैसे आएगा ये स्पाइनल कॉर्ड से? हाउ दिस नर्व रूट विल कम आउट ऑफ फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड? हमारे वर्टिब्रल कॉलम में एक होता है ना वर्टिब्रल फोरामेन, उसमें से सारी नर्व बाहर आती है। ठीक है, चलो अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आप डर्मेटोम मायोटोम अगर पढ़ोगे, अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ही समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। सिंपल। मैं आपको एक डायग्राम और बता देती हूँ आपकी तसल्ली के लिए, कि ये कोई कहानी नहीं है, सच में ऐसा होता है। ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले रखा है। दिख रहा है सबको? प्लीज आंसर किया कीजिए। यस मैम। यस हाँ, मैम। यस मैम। चलो। तो ये आप देखोगे बीच में स्पाइनल कॉर्ड बता रखी है यहाँ पर, कैसे ये वर्टिब्रल फोरामेन में हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। आप देख सकते हो डॉर्सली ये एक ब्रांच आगे आ रही है, ये हमारी क्या है? डॉर्सल या फिर सेंसरी नर्व रूट। आगे से जो आ रही है, दिस इज योर मोटर नर्व रूट। दोनों यू कैन सी दे विल फॉर्म टुगेदर दिस पार्ट। और फिर आप ये देखोगे छोटी सी ब्रांच पीछे की तरफ चली गई और ये ब्रांच आगे की तरफ आ रही है। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल रेमाई, और ये है हमारा डॉर्सल रेमाई। ठीक है, और ये आपके इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में से बाहर आ रहा है। ये सेम आपको व्यू देखने को मिलता है जब आपके पास कोई पेशेंट आता है ना एमआरआई लेकर, उसमें एक्सियल सेक्शंस होते हैं, तो यही व्यू आपको देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर ये नोटिस करना होता है कि वी हैव हियर डिस्क, राइट? वर्टिब्रल बॉडी के जस्ट ऊपर क्या होती है? डिस्क होती है ना, राइट? तो अगर ये डिस्क मान लो बल्ज हो गई, अगर सेंट्रल बल्ज हुई तो डायरेक्ट जाकर स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगी। ठीक है, अगर पोस्टीरियर लैटरल बल्ज हुआ तो आप देख सकते हो ये नर्व रूट जो यहाँ से निकल रही है इसको कंप्रेस करेगी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस किया तो माइलोपैथी, नर्व रूट को कंप्रेस किया तो सciatica हो सकता है पेशेंट को हम कह सकते हैं कि रेडिकुलोपैथी हो सकती है। ठीक है, जैसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, लंबर रेडिकुलोपैथी, ये वाली कंडीशन। ठीक है, और इसका ये नीचे वाला डायग्राम भी आप देख सकते हो, इसमें भी एक सेम चीज बताइए। पीछे से मल्टीपल ब्रांचेस बाहर निकल रही है, इनको हम बोलते हैं सेंसरी रूट। ये गैंग्लिया फॉर्म कर रही है यहाँ पर, ये छोटा सा ट्विग बना के पीछे जा रहा है, ये हमारा पोस्टीरियर रेमा है और ये हमारा एंटीरियर रेमा है जो कि फ्लेक्सस बनाएगा। चलो बैक टू दी स्लाइड। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो हम एक बार एंड में डिस्कस करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके मैम। ठीक है, चलो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी बताया है डॉर्सल रेमाई पीछे जा रही है और ये वेंट्रल रेमाई है। C5 वेंट्रल रेमाई, C6 वेंट्रल रेमाई, C7, C8 एंड T1 वेंट्रल रेमाई। इट इज कमिंग एंटीरियरली, राइट, एंड फॉर्मिंग द ब्रेकल प्लेक्सस। ब्रेकल प्लेक्सस की लोकेशन देखी, वेंट्रल रेमाई कैसे बना वो देखा। अब हम ब्रेकल प्लेक्सस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखने के पहले मैं आपको बना के बताती हूँ और आप भी मेरे साथ साथ यहाँ बना सकते हो। ठीक है, तो अच्छा रहेगा।
सबसे पहले हम बनाएंगे रूट्स। ठीक है, तो कौन कौन सी रूट से बन रहा है? C5, C6, C7, C8 एंड T1। C8 हमारे पास वर्टिब्री नहीं होती है, बट C8 सर्वाइकल नर्व होती है। ठीक है, तो ये वेंट्रल रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1 नर्व रूट से हमारा ब्रेकल प्लेक्सस जो है बन रहा है। अब क्या होता है कि जो हमारी C5 और C6 नर्व रूट होती है, वो आपस में क्या कह सकते हैं, इनका यूनियन हो जाता है और यहाँ पर ये ट्रंक फॉर्म करती है। ये तो हमारा हो गया रूट, अब हमारा बनेगा ट्रंक। राइट, C7 अकेला चलता है और C8 और T1 मिलके भी एक ट्रंक यहाँ पर फॉर्म करती है। राइट, तो इन ट्रंक को हम क्या बुला सकते हैं? ये हमारा सुपीरियर ट्रंक है, या फिर अपर ट्रंक भी बोल सकते हो। ये हमारा मिडिल ट्रंक है और ये हमारा लोअर ट्रंक। ठीक है, रूट ट्रंक। अब ट्रंक के बाद क्या आएगा? डिवीजन। जब हम डिवीजन की बात करते हैं ना, तो हमारी जो अ, हर एक ट्रंक है, दे विल डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ईच एंड एवरी ट्रंक, सुपीरियर, मिडिल और लोअर ट्रंक, डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि सारे के सारे पोस्टीरियर डिवीजन जो है यहाँ पर आ जाते हैं, लाइक दिस। दिस आर द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर, मिडिल एंड लोअर ट्रंक। ठीक है, राइट। अब अगर एंटीरियर डिवीजन की बात करें तो यू कैन सी एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर ट्रंक मिलकर भी ये एक हम कह सकते हैं कि कॉर्ड फॉर्म करेगा यहाँ पर। अब राइट, तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ सुपीरियर एंड मिडिल ट्रंक जॉइंस टुगेदर एंड फॉर्म दी विच कॉर्ड? लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। posterior trunk of all superior, middle and lower posterior division of superior, middle and lower trunk together forms the posterior cord of brachial plexus। और एक हमारी कॉर्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी कॉर्ड बची है अब जल्दी बताओ? लैटरल कॉर्ड होती है ब्रेकियल प्लेक्सस में, पोस्टीरियर कॉर्ड होती है और एक होती है हमारी एंटीरियर। नो, मीडियल कॉर्ड। लैटरल तो मीडियल होगी ना। ठीक है, तो एक होती है हमारी मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, जो किससे बनती है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक से। राइट, तो ये हमारा सिंपल सा ब्रेकियल प्लेक्सस का हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। नाउ व्हाट हैपेंस फाइनली, जो हमारी लैटरल कॉर्ड है, यहाँ से 3 ब्रांचेस आती हैं। पोस्टीरियर कॉर्ड से वी हैव अगेन 5 ब्रांचेस कमिंग आउट। मिडिल कॉर्ड से भी हमारे पास 5। ठीक है, तो अगर लैटरल कॉर्ड का आपको याद रखना है तो यहाँ पर एक छोटा सा निमोनिक होता है, LLM। ठीक है, LLM या फिर लैला लव्ड मजनू, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे कौन कौन सी नर्व बन रही है? लैटरल कॉर्ड ऑफ, सॉरी, मीडियन नर्व। ठीक है, एक आती है आपकी लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व। और एक एम से है हमारे पास मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, जो कि हमारे कौन से कॉर्ड की ब्रांच है? लैटरल कॉर्ड की ब्रांच है। ब्रेकियल प्लेक्सस के लैटरल कॉर्ड की कौन कौन सी ब्रांच हो गई? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व, और वी कैन से लैटरल पार्ट। एक और नर्व जो है उसका नाम है लैटरल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई है, एक सिंगल नर्व नहीं है। lateral part of median nerve and median part of median nerve joins together and then forms a single median nerve। ठीक है, these are the branches of lateral cord। अगर posterior cord की बात करेंगे तो इसके लिए क्या निमोनिक होता है? अल्ट्रा। अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रा से मैम बताओ किस। यस, एक बार रिपीट करोगे आप LLM वाला? ठीक है। एल से है हमारे पास lateral pectoral nerve, एम से है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और एक और एल से है हमारे पास लैटरल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व। या फिर आप उसको लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी बोल सकते हो। ठीक है सना? यस मैम। अगर हम बात करें पोस्टीरियर कॉर्ड,
से कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही है। तो सबसे पहले ए से आती है हमारे पास एक्सिलरी नर्व, आर से आती है आपकी रेडियल नर्व, नो डाउट। टी से कौन सी नर्व आएगी, जल्दी बताओ, हमने मसल पढ़ ली क्योंकि अभी मैं आपसे सब पूछने वाली हूँ, आपका रिवीजन होने वाला है। ये सारी नर्व जो है हमारे अपर लिम्ब की मसल को सप्लाई करती है, कौन कौन सी करती है वो आप बताओगे। टी से कौन सी आती है, थोरेको डोर्सल नर्व, थोरेको डोर्सल नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है, थोरेको डोर्सल नर्व, जल्दी बताइए। थोरेको डोर्सल नर्व सप्लाइज टू विच मसल, कल से क्लास में बताना अगर आंसर नहीं कर पाओ तो, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए कि आप सिर्फ लाइव आ रहे हो अटेंड कर रहे हो, बट आप नहीं अगर रिवाइज कर रहे हो, आप नहीं टाइम दे पा रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या मतलब है। आप कल से क्लास में मत आइए, लाइव लेक्चर अटेंड मत कीजिए, पहले पुराना रिवाइज करिए, ठीक है। थोरिकोडोर्सल मैं नहीं बताऊंगी, आप ही कल पढ़ के आएंगे और बताएंगे। यू और एल से आती है हमारी अपर सब स्कैपुलर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, अपर सब स्कैपुलर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ये हमारी 5 ब्रांचेस होती हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की, ठीक है। और मीडियल कॉर्ड्स के लिए आपके पास निमोनिक है एम फॉर यू, ठीक है। एम फॉर यू, एम फॉर यू यानी कि यू से तो है आपके पास अल्नर नर्व, ठीक है। और 4 यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एम है। एक हमारी हो जाएगी मीडियल पेक्टोरल नर्व, एक हो जाएगी हमारी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। और 2 हमारे पास क्यूटेनियस नर्व है, क्यूटेनियस नर्व यानी क्यूटेनियस यानी कि स्किन, कंप्लीटली स्किन को सप्लाई करेगी, सेंसरी नर्व्स है, ठीक है। तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, नाम से समझ में आ रहा है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, यानी कि हमारे आर्म की जो मिडिल साइड पर स्किन है या आपकी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म से सप्लाई होती है, और जो फोर आर्म की मिडिल साइड की स्किन है इट इज सप्लाइड बाय मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, सिंपल। ब्रेकियल प्लेक्सस बिना देखे बनाना आना चाहिए, ठीक है। आज आप बना के देखना बिना देखे, राइट। चलो मैं क्लीन कर दूं पूरा, हटा दूं। यस मैम। चलो अब जो हमने पढ़ा ना वही चीज हम स्लाइड में देखने वाले हैं। और थोड़ी सी रूट की और ट्रंक की ब्रांचेस बच गई है। हम हमेशा क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड की ब्रांचेस देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच आ रही है, बट उसके अलावा ट्रंक और रूट की भी होती है। बट आपके लिए खुशखबरी है कि सारे ट्रंक और रूट से ब्रांचेस नहीं आती है, सिर्फ अपर ट्रंक और जो हमारी C5 और C6 नाव रूट है वहीं से ही ब्रांचेस निकलती हैं। और ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो हम ये सिंपलर डायग्राम देखते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। बीडी चौरसिया में आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा, राइट। तो यू कैन सी C5 और C6 मिलके इन्होंने ट्रंक बनाया, सुपीरियर ट्रंक ये हो गया हमारा, C7 अकेला बनाता है मिडिल ट्रंक, और ये हो गया हमारा लोअर ट्रंक, ठीक है। नाउ यू कैन सी सुपीरियर ट्रंक, लोअर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, और ये हमारा बन रहा है पोस्टीरियर कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड, और ये है मिडिल कॉर्ड, राइट। ब्रांचेस भी आप इसमें देख सकते हो। उसके अलावा देखो, रूट C5 रूट से एक आपकी ब्रांच निकल के आ रही है, इसका नाम लिखा है DS, DS यानी कि डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व इज द ब्रांच कमिंग फ्रॉम C5 नर्व रूट, ठीक है। और एक आपकी आ रही निकलकर ऐसी बहुत लंबी सी है, ये मैंने बताया भी था, इतनी बड़ी नर्व है ये कि ब्रेकियल प्लेक्सस में बंद तो यहाँ से रही बट यहाँ नीचे तक जा रही सप्लाई करने के लिए, इसलिए हमने इसको नाम दिया था नर्व टू बेल ऑल्सो। जल्दी बताओ कौन सी मसल को सप्लाई करते हो, उसका क्या नाम है। क्या देखो नाम तो यही लिखा है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व बोलते हैं हम इसको, बहुत लंबी है, थोरेक्स तक जा रही है, नीचे सप्लाई करने के लिए एक मसल है हमारी यहाँ साइड में, सेरेटस एंटीरियर, उसको सप्लाई कर रही है, ठीक है। चलो ट्रंक की बात करें, सुपीरियर ट्रंक में से भी 2 ब्रांचेस आ रही है, SS एंड NS। NS तो है नर्व टू सबक्लेवियस, और SS है सुप्रास्पाइनस नर्व, जो कि सप्लाई करती है सुप्रास्पाइनटस और इंफ्रास्पाइनटस, ठीक है। बस
यहाँ पर आपका ब्रेकियल प्लेक्सस जो है पूरा इसकी ब्रांचेस वगैरह सब खत्म हो जाती है। क्लियर है इतना? यस मैम। चलो पहले ये पढ़ लो, फिर हम इसका थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीज देखेंगे इसमें, जो हम नर्व रूट्स पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो फॉर्मेशन में क्या लिखा है? इट इज फॉर्म्ड बाय, सेंट्रल नहीं आएगा, यहाँ आएगा वेंट्रल। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रल डिवीजन ऑफ C5 C6 C7 C8 एंड T1। नाउ ब्रेकियल प्लेक्सस के कंपोनेंट क्या होता है? रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड बनती है और फिर ब्रांचेस बनती है। ठीक है, लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन भी हमने पढ़ ली। कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस? जो रूट और ट्रंक होता है वो हमारे इस रूट, इस साइड में, रूट ऑफ नेक में प्रेजेंट होता है यहाँ। ठीक है, डिवीजन की अगर बात करते हैं तो डिवीजन जो है हमारे लाइज बिहाइंड द क्लैविकल, यानी कि क्लैविकल के नीचे। और जो कॉर्ड है वो एक्सिला में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फिर दे विल गिव सेवरल ब्रांचेस दैट कम्स इनटू द आर्म। ब्रांचेस की बात करें तो रूट से आपकी दो ब्रांच आ रही है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, अभी हमने देखा। अब देखो, जब भी आप एनाटमी में या फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हो, आप नर्व्स के बारे में पढ़ते हो, तो उनका नर्व रूट लिखा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है C5, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर का नर्व रूट है C5 C6, या फिर रूट वैल्यू है C5 C6 एंड C7। इसका क्या मतलब होता है? कभी किसी ने ध्यान दिया हो तो, या तो फिर आप जब फिजियोलॉजी में जर्क पढ़ते हो ना, एंकल जर्क, नी जर्क, तो वहां पर भी उसकी रूट वैल्यू लिखी होती है। देखा है आपने रूट वैल्यू होती है या नहीं होती है? मजा नहीं आने वाला है एनाटॉमी क्लास में, बता लूं, ठीक है। पहली बैच ऐसी है जिसमें इतने मतलब, मैं बोल बोल के थक गई कि प्लीज कुछ ना कुछ पढ़ के आओ, बोलो। आप कुछ बोलते भी नहीं हो। चलिए छोड़िए, उस हिसाब से फिर हम भी पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, रूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखो, रूट वैल्यू का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस डॉर्सल स्कैपुलर नर्व की, आपसे आंसर नहीं बोलती हूँ मैं कभी भी, बताने को नहीं आता कोई इशू नहीं है, आंसर डिस्कस करने के लिए हम बैठे ही हैं। बट एटलीस्ट आपका कुछ ओपिनियन तो होना चाहिए कि हाँ हमने ये देखा भी है, नहीं भी देखा है, या फिर कभी ध्यान नहीं दिया, या फिर देखा था उस टाइम पे समझ में नहीं आया। आप न्यूट्रल रहते हो हमेशा। ठीक है, और ये न्यूट्रल बिहेवियर होना ना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जिसमें सीखने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, वो ऐसे नहीं बैठ सकता। ये जो DS लिखा है यहाँ पे, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, अगर हम इसके रूट वैल्यू की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये नर्व बन रही है ना, तो इसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट से फाइबर आ रहे हैं और इसको फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व है ये यहाँ से आ रही है, यानी कि सिर्फ C5 सेगमेंट से ही फाइबर इसके अंदर आ रहे हैं, और इसकी रूट वैल्यू क्या हो जाएगी? C5 हो जाएगी। अगर मैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व की बात करूंगी तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व को आप देखो कहाँ से आ रही है, C5 से भी आ रही है, ये C6 से भी आ रही है, और ये C7 से भी आ रही है। तो इसकी रूट वैल्यू क्या हो जाएगी? C5 C6 C7। अगर मैं मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व की बात करूं, ये हमारी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है, तो आप ये देखो इसकी रूट वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब इसमें से फाइबर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? C5 से आ रहे हैं, C6 से आ रहे हैं, और ये यहाँ से भी आ रहे हैं, C7 से आ रहे हैं। तो इसकी रूट वैल्यू होगी C5 C6 एंड C7। अगर मोस्ट थिकेस्ट नर्व ऑफ द अपर लिम्ब, रेडियल नर्व की बात करें, तो आप देख सकते हो इसके ब्रांचेस जो है, सॉरी, इसकी फाइबर जो है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम ऑल द सेगमेंट, यू कैन सी C5 टू T1, सारे सेगमेंट से आ रहे हैं। तो इसकी रूट वैल्यू क्या हो जाएगी? C5 C6 C7 C8 एंड T1। ठीक है, ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली नर्व किन किन फाइबर से मिलके बन रही है। अगर मान लो इनमें से किसी भी एक कंपोनेंट में, मान लो अगर रेडियल नर्व का एरिया ऑफ सप्लाई जो है, वहां पर कुछ हमको डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है, राइट, तो या तो C5 जो फाइबर्स आ रहे थे
यहाँ से इसमें कहीं डैमेज हो सकता है, या तो इसमें कहीं डैमेज हो सकता है, या तो इसमें कहीं डैमेज हो सकता है। सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए डर्मेटोम और मायोटोम का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तो आपका ये डायग्राम जो है, रूट वैल्यू वगैरह, ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो C5 सेगमेंटर भी कहीं इंजरी हुआ है पेशेंट को, और C5 स्पाइनल नर्व जो है वो उसकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो पेशेंट को C5 डर्मेटोमल रीजन है वहां पर भी टिंगलिंग नमनेस होगा। ठीक है। और C5 हम देखेंगे सारे ही, ऑलमोस्ट सारे ही नर्व में से फाइबर आ रहे हैं, राइट। तो उनका जो पैटर्न है सब सेम ही रहेगा, वो दोनों चीज सेम ही रहेगी। ठीक है। बट हमको वहां आइडेंटिफाई करना है कि नर्व कंप्रेस हो रही है या नर्व रूट कंप्रेस हो रही है। मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर कंप्रेशन होने की वजह से आ रही है या फिर यहाँ पर कंप्रेशन होने की वजह से आ रही है, वो चीज आपको देखनी है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लंबर रेडिकुलोपैथी और एक पढ़ते हैं हम शैटिका, ये सॉरी पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है, जो शैटिक नर्व है पेरिफॉर्मिस मसल के नीचे से पास हो रही होती है, वो वहां पर एंट्रैप हो जाती है। तब भी पेशेंट को पूरे लेग में जो है टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो आता है, और पेन भी होता है। लंबर रेडिकुलोपैथी में भी यही होता है, सेम सेम पैटर्न है पेन का और टिंगलिंग नमनेस का। पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि नर्व रूट कंप्रेस हो रही है या नर्व कंप्रेस हो रही है। साइट ऑफ पेन से। ठीक है। अगर लंबर रेडिकुलोपैथी तो ज्यादा पेशेंट को लो बैक पेन, जो पेन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो लो बैक रहेगा, लोअर बैक से स्टार्ट हो रहा है पेन। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में ग्लूटियल रीजन में पेन जो है बटक्स में वो प्रोमिनेंट रहता है, वहीं से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा यस देखनी मैम। पड़ेगी। हाँ, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये रूट वैल्यू हम जो बात करे थे वही रूट वैल्यू यहाँ पर सबकी लिखी। सुप्रा स्कैपुलर नर्व की रूट वैल्यू होती है C5 C6, और ये सप्लाई करती है सुप्रास्पाइनस इंफ्रास्पाइनस मसल को। नाउ टू सब क्लेवियस की भी सेम होगी C5 and C6, क्योंकि दोनों की दोनों कहाँ से आ रही, सुपीरियर ट्रंक से, और सुपीरियर ट्रंक किससे मिलकर बनता है, C5 और C6 नर्व रूट के जॉइनर से। देखो यहाँ लिखा है, निमोनिक भी आपके सब लिख दिए गए हैं यहाँ पर। लैटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेस आएंगी, लैला, लव्ड, मजनू, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन कॉर्ड से भी हमारी 4 नर्व आएगी, मीडियल पेक्टोरल नर्व for pectoralis major and minor, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm, median root of median nerve and ulnar nerve। अब देखो ये चीज और बता देती हूँ मैं आपको, ये आप डायग्राम देख सकते हो। मैंने अभी बोला था आपको कि हमारी मीडियन नर्व कोई एक सिंगल नर्व नहीं है, पहले 2 नर्व आके मिक्स होंगी, मर्ज होंगी, और फिर हमारी मीडियन नर्व बनेगी। तो आप देख सकते हो ये लैटरल कॉर्ड का लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व यहाँ से आ रहा है, और ये मिडल कॉर्ड से मिडल रूट ऑफ मीडियन नर्व यहाँ पर आकर दोनों मर्ज हो रहे हैं, और फिर ये सिंगल हमारी नर्व बन रही है जिसका नाम है मीडियन नर्व। ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर दिख गई है। यस मैम। पोस्टीरियर कॉर्ड की अगर हम बात करें तो अल्ट्रा या अल्नर ऐसा भी, पर मेरे हिसाब से अल्ट्रा आप याद रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। यू से है हमारे पास अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, नर्व टू लैटिसमस डॉर्सी जिसको हम थोरिकोडोर्सल नर्व भी बोलते हैं। एक हमारी होती है रेडियल नर्व, और ए से नहीं दे रखा है इसमें, ए से हमारी यहाँ पर एक्सिलरी नर्व भी होती है। ठीक है। ये आप इसमें ऐड कर लेना। चलो, अब अगर हम ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी की बात करें ना, तो यहाँ पर 2 टाइप की इंजुरी बहुत कॉमन देखने को मिलती है। या तो इंजुरी होगी आपके अब्स पॉइंट पर, यानी कि सुपीरियर ट्रंक की इंजुरी, या तो फिर होगी हमारे लोअर ट्रंक की इंजुरी। मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी क्या रहेगा, मैंने आपको बताया, हमारा ये जो एक्जिला और ये क्लैविकल वाला पार्ट है। ठीक है। तो जस्ट फ्रॉम दी अपर पार्ट ऑफ द एक्जिला हमारा सुपीरियर ट्रंक जो पास हो रहा है, बीच में है मिडिल ट्रंक, और सबसे लोअर में है आपका लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है। तो जब भी देर विल बी ओवरड्यू अबडक्शन, यानी कि आप ये समझ लो कि जब हमारा हेड और शोल्डर किसी भी कारण से बहुत ज्यादा अबडक्टेड होगा, या फिर हम कह सकते हैं एक दूसरे से दूर जाएगा, तो जो नेक में स्ट्रेच आएगा, राइट। अब स्ट्रेच पहले स्किन पे आया, फिर आपके मसल्स पे आया, और अगर स्ट्रेच बहुत ज्यादा हुआ, इट कैन, इफ वेरी ओवरड्यू अबडक्शन इज हैपनिंग, तो आपका जो सुपीरियर ट्रंक जा रहा है ना यहाँ से, इट कैन ऑल्सो गो अंडर avulsion,
और टीयर और इंजुरी। अगर लोअर ट्रंक की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी क्या रहेगा, व्हेन योर अपर लिम्ब एंड योर बॉडी, ओके, ये दोनों जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तब आपको यहाँ पर लोअर ट्रंक की इंजुरी देखने को मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक ब्रेकल प्लेक्सस इंजुरी का केस आया था, ठीक है। उन पेशेंट का मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी था कि वो रात में 2-3 बजे की बात है, बाइक से, गांव में रहते थे, बाइक से जा रहे थे घर, ठीक है, रात में। पता नहीं कुछ इम्बैलेंस हुआ या फिर उनको नींद आई, पता नहीं क्या हुआ। उनका जो गाड़ी जो है स्पीड में थी, ठीक है, ऑटोमेटिकली बैलेंस बिगड़ा और बहुत तेजी से गाड़ी जो है ना आगे की तरफ जाकर टकराने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि गाड़ी को जाने दो, मैं रुक जाता हूँ। मैं कैसे रुकूं, तो साथ में पास ही में एक इलेक्ट्रिकल पोल आया, है ना, देखा होगा आपने रास्तों में हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल पोल्स रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो मैं बच जाऊंगा, गाड़ी जाए भाड़ में, ठीक है। तो उन्होंने वो ऐसे ग्रैब कर लिया। अब नाउ बाइक इज इन स्पीड, ठीक है। तो उनका जो लोअर बॉडी वाला पूरा पोर्शन था वो बाइक पे ऐसे आगे की तरफ जा रहा था, क्योंकि उन्होंने हाथ से पकड़ रखा था इलेक्ट्रिकल पोल, तो हाथ यहाँ पर था। व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, जो लोअर ट्रंक था वो ओवर स्ट्रेच्ड हो गया, इतना ओवर स्ट्रेच्ड हो गया कि पूरी तरीके से अवल्ज हो गया, टूट गया, ठीक है। समझ रहे हो, ये ऐसे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे रूपल ने अभी बताया कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, मोस्टली एक्सीडेंट जब होता है ना पेशेंट का, तो अगर यहाँ पर कहीं लीजन है तो ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी जो है हो सकती है, ठीक है। या फिर ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी के जो आप केसेस देखोगे ना, मोस्टली एक्सीडेंटली होते हैं, ठीक है। तो यस सब मैम। दो टाइप की हम यहाँ पर ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी पढ़ेंगे। एक होती है अब्स पाल्सी और एक होती है हमारी क्लम्पीज पाल्सी, ठीक है। अब्स पाल्सी जो है वो हमारी होती है अपर ट्रंक की, और जो क्लम्पीज पाल्सी है वो होती है लोअर ट्रंक की। यहाँ पर हम देख लेते हैं अब्स पाल्सी की जब बात करते हैं ना, तो एक अब्स पॉइंट बोल दिया है कि एक अब्स पॉइंट होता है जहाँ से 6 नर्व रूट जो है आकर मिलती है या फिर एमर्ज होती है, वो हमने बोला है। तो व्हाट इज अब्स पॉइंट, जहाँ पर 6 नर्व रूट मीट कर रही है। कौन कौन सी नर्व मीट करेंगी, T5, T6, ये आपका अपर ट्रंक बन गया, ठीक है। यहाँ से आपका जारी है सुप्रास्कैपुलर एंड नाउ टू सब क्लेविस। तो 1, 2, 3, 4, 5, और एक हमारी यहाँ से जाएगी DS, ठीक है, 6। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं अब्स पॉइंट। अगर इस पॉइंट पर इंजरी हुई तो पेशेंट में हमको अब्स पाल्सी जो है देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो ये हम पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओवरऑल मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब्स पॉइंट क्या होता है, द रीजन वेयर अपर ट्रंक, रीजन ऑफ अपर ट्रंक वेयर 6 नर्व्स मीट, ठीक है। तो कौन कौन सी 6 नर्व है, वेंट्रल, रेमाई और डिवीजन ऑफ C5 C6, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, सुप्रास्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस। ये 6 नर्व जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलती है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं अब्स पॉइंट, ठीक है। कॉज क्या हो सकता है अब्स पाल्सी का, अभी हमने देखा, कॉज अनड्यू अबडक्शन, दैट इज टू मच सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर डिलीवरी की बात करें तो अब्स पाल्सी में ना आप देखोगे, अब्स पाल्सी जो है कॉमनली आपको न्यू बॉर्न बेबीज में भी देखने को मिलती है जिनका डिलीवरी प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है। कैसे, नॉर्मली ब्रिज पोजिशन रहती है बेबी की इन द वोम और यूट्रस, राइट। ये एक मिनट डायग्राम दिखा देते हैं आपको। अब्स पाल्सी में आपको केसेस देखने को मिलेंगे, बच्चों में कॉमनली देखने को मिलता है अगर डिलीवरी सही से नहीं हुई तो, ठीक है। ये देखो, पहले ये तो यहाँ पर क्लम्पीज का केस है, मैं आपको इसका अपोज भी बताऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे, अपर लिम रिस्ट पकड़ के नर्स जो है बाहर बेबी को पुल कर रही है, ठीक है, बट बेबी इज स्टक्ड इनसाइड, ओके। नाउ untrained nurse, they are pulling very vigorously, right? So what is happening, you can see there is a stretching created between the axilla and upper limb, like this. और ये जो स्ट्रेचिंग क्रिएट हुई, तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर कौन सा रूट डैमेज होगा, लोअर ट्रंक जो है हमारा वो डैमेज होगा। सेम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ये बंदा रात में से सोचा कि मैं कहीं गिर जाता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, कोई मतलब नहीं है जिंदगी जीने से,
ठीक है, बट रात में सुसाइड करी, फिर नीचे गिर गिर रहा था बढ़िया तरीके से, फिर सोचा क्यों नहीं मरना, वापस से एक बार और ढंग से पढ़ वढ़ के देख लेते हैं। तो बीचों बीच इसने कुछ पकड़ लिया, लाइक पेड़ वेड़ कुछ भी इसको पकड़ने के लिए मिला। रिफ्लेक्स कैचिंग, राइट। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स कैचिंग, यानी कि आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी आसपास आपको जो चीज दिखती है आप उसको फटाफट से ग्रैब कर लेते हो, पकड़ लेते हो। दिस काइंड ऑफ कैचिंग इज नोन एज रिफ्लेक्स कैचिंग। ठीक है। अब क्योंकि रात में इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, अब कोई है नहीं बचाने के लिए, 3-4 घंटे बराबर लटका रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, ग्रेविटी जो है पूरी बॉडी को नीचे खींच रही है, राइट। हाथ आपके ट्री की ट्रंक से ऐसा लगा हुआ है, राइट। ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। व्हाट इज हैपनिंग, ओवर स्ट्रेचिंग इज हैपनिंग बिटवीन अपर लिम्ब एंड ट्रंक और इन दी एक्सिला। तो यहाँ पर भी आपका लोअर ट्रंक जो है वो डैमेज हो सकता है, अपर ट्रंक नहीं होगा। फिर देखो अपर ट्रंक कितना सेफ है, वो तो बेचारा अच्छे से शॉर्टनिंग में यहाँ पर, उसको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। सेम इसके अपोजिट भी हो सकता है, जैसे बेबी का अगर हेड पहले बाहर आ गया, ठीक है, बट उसके शोल्डर जो है वो स्टक हो गए बर्थ कैनाल में। ओके, नाउ हेड को पकड़ के क्या कर रही नर्सेस, बाहर पुल कर रही, खींच रही है, बट शोल्डर जो है अटके हुए हैं बर्थ कैनाल में। तो क्या होगा, जैसे ही उसको पकड़ रही यहाँ से खींच रही, शोल्डर अटका हुआ है यहाँ पर, तो देयर विल बी ओवर स्ट्रेचिंग बिटवीन दी नेक एंड हेड और शोल्डर। तो देयर विल बी डैमेज टू दी अपर ट्रंक और सुपीरियर ट्रंक ऑफ दी ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ इंजरी थी दोनों की, क्लम्पकीज एज वेल एज ऑब्स पाल्सी। देखो ये एग्जांपल भी दिया है, पुलिंग ऑफ फीटल हेड बाय फोर्सेप्स ड्यूरिंग डिलीवरी, या फिर फॉल ऑन शोल्डर, जैसे ही आप गिरे गाड़ी से। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में वापस देख लेते हैं। ये देखो, ये बंदा जो है बढ़िया तेज स्पीड में बर्थडे मनाने जा रहा था, गाड़ी से गिरा, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, उछल के गिरा बिल्कुल जंप करके। नेक उसने अपोजिट साइड पे टर्न करी, शोल्डर यहाँ पर ग्राउंड से आके स्ट्राइक किया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज ओवर स्ट्रेचिंग बिटवीन नेक एंड हेड, शोल्डर एंड हेड। तो यहाँ पर भी अपर ट्रंक की जो है इंजरी हो सकती है। अच्छा, प्रीवियस क्लासेस में मुझसे पूछा था कि यहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह नहीं होगा, ऑब्वियसली फ्रैक्चर तो होगा ही ना। हो सकता है क्लाविकल का फ्रैक्चर देखने को मिले, एसी जॉइंट का डिसलोकेशन भी आपको देखने को मिल जाए। देखो हाथ कैसे अंदर की तरफ जा रहा है, वर्टिब्रा में कहीं भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो फ्रैक्चर के साथ साथ ब्रेकर फ्लेक्सस इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, ये आपकी हो गई फाल्सी की क्लिनिक कॉजेस, राइट। अब इसकी फाइंडिंग्स या सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे हमको, राइट, ये देखना है हमको। तो सुपीरियर ट्रंक किससे मिलके बना है, C5 और C6 नर्व रूट से, राइट। C5 और C6 नर्व के फाइबर, नर्व रूट के फाइबर कौन कौन सी नर्व में जा रहे हैं, मेनली मस्कुलोक्यूटेनियस में, मस्कुलोक्यूटेनियस में। ठीक है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व भी C5 C6 से बन रही है, और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व भी C5 C6 से बन रही है। डॉर्सल स्कैपुलर कौन कौन सी मसल को सप्लाई करता है, जल्दी बताइए। एक काम करते हैं, कल आप पहले रिवाइज करके आओ, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कौन कौन सी नर्व कौन कौन सी मसल को जाके सप्लाई करी, ये याद करके आओ पहले, फिर हम आगे करेंगे। तो ये आपको क्लिनिकल फीचर्स ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इमीडिएटली बना सकते हो क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, तो ये दो जो स्लाइड है, 2 पेजेस से स्लाइड की हम कल कवर कर लेंगे। ओके मैम। चल, पर कल करके ही आ जाना, कल करके नहीं आए तो मैं रुकूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, वैसे ही आपको पूरा ओके वीकेंड मैम। मिला था रिवाइज करने के लिए, आपने क्यों नहीं रिवाइज किया। एनी क्वेश्चन एंड डाउट, एनी क्वेश्चन एंड डाउट। नो मैम। नो मैम। समझ में आ गया एक बार में।
स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेना, तो उससे और अच्छे से आपका एक रिवीजन हो जाएगा, कैसे वेंट्रल रेमाई फॉर्म हुई। यस मैम। ठीक है, चलो तो ये अब यस। पल्सर क्लम्प की छोटा सा ही, जरा सा 10 मिनट का ही हमारा टॉपिक रहेगा, हम इसको पढ़ के चलेंगे आगे। और कल हम एक्सिलरी और मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व भी जो है कवर अप कर लेंगे। ठीक है, ओके देन, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट, देन सी यू टुमारो, राइट? ओके मैम। ओके, हो सकता है हम अभी इस वीक 8 बजे क्लास लें, तो आपको अपडेट मिल जाएगा, तो ज्वाइन। और मैं एमसीक्यू से नहीं भेज रही हूँ आपकी क्लास में, बिकॉज प्रीवियस एमसीक्यू और जो मैंने टेस्ट पेपर भेजा था उसका मुझे किसी ने आंसर नहीं किया है, दैट इज व्हाई आई थिंक यू गाइस आर नॉट इंटरेस्टेड, तो इसलिए मैं नहीं भेज रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको जो एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास बना हुआ रखा है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, असेसमेंट है, वो मैं आपको साइन कर दूंगी। आपको अगर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, और जिसको किसी को डाउट रहेगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो।